हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज किरचॉफ्स लॉ पार्ट 2 हम कवर करेंगे और उसमें 2 या 3 क्वेश्चंस हम ऐसे कंसिडर करेंगे जो प्रीवियस ईयर बोर्ड पेपर्स में से हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ये पूरा सर्किट डायग्राम हमको गिवन है। कई सारे रेजिस्टर्स लगे हैं, 15 ओम, 10 ओम, 30 ओम, 5 ओम, 10 ओम, और साथ में एक अननोन रेजिस्टर है आर जिसकी वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है। ठीक है जी। नाउ एक सेल लगा है 5 वोल्ट का, एक सेल लगा है 10 वोल्ट का। अब इसमें लूप स्ट्रक्चर बनाते हुए और रेजिस्टेंस को सीरीज पैरेलल में कवर करते हुए हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए कैसे। सबसे पहले तो लूप की नेमिंग कर लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ। अब ये क्वेश्चन लूप रूल से कवर करने से पहले, लूप रूल लगाने से पहले, हम इसमें ये जो ग्रुप ऑफ रेजिस्टर्स आप देख रहे हो 10 ओम, 30 ओम, 5 ओम और 10 ओम, इसको ना सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ओवरऑल अगर आप लूप स्ट्रक्चर इसमें लगाओगे तो बहुत सारे वेरिएबल्स हो जाएंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से 0.2 एम्पियर का करंट गिवन है इस लूप के अंदर। यहाँ सेल से जब 0.2 एम्पियर का करंट निकल रहा है तो इसका कुछ पोर्शन इधर चला जाएगा, कुछ पोर्शन नीचे चला जाएगा। नंबर 1, पहला डिस्ट्रीब्यूशन तो ये हो गया। जब यहाँ पे कुछ करंट गया तो उसमें से भी 2 पोर्शन डिवाइड हो गए। तो बहुत सारा जब डिवीजन हो जाता है ना तो वेरिएबल बहुत सारे बन जाते हैं। उसको ना करते हुए बेहतर ये रहता है कि रजिस्टर्स को ना सीरीज पैरेलल में सिंप्लीफाई कर लो, सीरीज पैरेलल का कॉम्बिनेशन यूज करते हुए। देखिए अब ये 5 ओम और 10 ओम आपस में कैसे हो गए, सीरीज। तो 5 और 10 जब हम सीरीज में क्लब करेंगे तो 5 प्लस 10 R1 प्लस R2 सीरीज का फॉर्मूला होता है, तो ये हो गया 15। अब इन दोनों का जो रिजल्ट आया वो हो गया 15। अब यहां पे जरा समझिएगा, अगर आप ये पाथ फॉलो करते हो नंबर 1, दूसरा पाथ फॉलो करते हो नंबर 2, तीसरा पाथ फॉलो करते हो नंबर 3, पहला पाथ में 10 ओम का रेजिस्टेंस आ रहा है, दूसरे पाथ में 30 ओम का रेजिस्टेंस आ रहा है, और तीसरे पाथ में 5 और 10 का जो रिजल्टेंट था 15, ये वाला रेजिस्टेंस आ रहा है। लेकिन तीनों एक साथ नहीं आ रहे, एक बार में एक ही रेजिस्टर आ रहा है। इसका मतलब आपस में तीनों ये कैसे हो गए, पैरेलल। तो हम नेट रेजिस्टेंस निकालेंगे सबसे पहले इन चारों का, सॉरी इन तीनों का। इन दोनों का तो हमने निकाल लिया, कितना हो गया 15 ओम का रेजिस्टर। नाउ 15, 30 और 10 आपस में कैसे हो गए, पैरेलल में। तो नेट रेजिस्टेंस निकालते हुए हम क्या करेंगे, 1 अपॉन आर इज इक्वल टू 1 अपॉन R1, R1 का मतलब 10, 1 अपॉन R2 यानी कि 30, 1 अपॉन R3 यानी कि 15। अब इन तीनों का एलसीएम हमारा आया 30, 10 इंटू 3, 30 इंटू 1 और 15 इंटू 2। एलसीएम लेना आप जानते हैं बहुत अच्छे से, 1 अपॉन आर। नाउ ये 1 अपॉन आर की वैल्यू बन गई आपकी 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 1 6, 6 अपॉन 30 यानी कि 1 अपॉन 5। ओवरऑल नेट रेजिस्टेंस आपका बना 5 ओम। नेट रेजिस्टेंस कौन सा वाला, इस आर को अभी हमने इंक्लूड नहीं किया है, ना ही इस 15 को हमने इंक्लूड किया है। नेट रेजिस्टेंस हो गया 10, 30, 5 और 10 का, ये चारों का नेट रेजिस्टेंस। तो हमारा सिंप्लीफाइड डायग्राम ये बन जाएगा इस तरीके से। ये पहला सेल हो गया, इसमें 0.2 एम्पियर का करंट है, ये पॉइंट है हमारा E, यहां से नेट रेजिस्टेंस हो गया हमारा 5 जो हमने ये कैलकुलेट किया है। यहां से एक रेजिस्टर है 15 ओम, यहां पे एक सेल और लगा हुआ है 5 वोल्ट का, और यहां पर एक अननोन रेजिस्टर है R, और यहां से करंट पास हो रहा है 0.2 एम्पियर। अब ये सर्किट हमारा बन गया। अब जरा इसको समझिएगा ध्यान से। 2 सेल लगे हैं, पहला सेल है 10 वोल्ट का, ये पॉइंट है E, यहाँ है B, ये है A पॉइंट और ये पॉइंट है F। नाउ ये जो पूरा लूप आपको दिखाई दे रहा है इसमें 2 सेल लगे हुए हैं। 2 सेल कौन कौन से, 10 वोल्ट का और 5 वोल्ट का। और आपस में दोनों कैसे कनेक्टेड हैं, ध्यान से सुनिए। जब नेगेटिव से नेगेटिव कनेक्टेड है, एक सेल का नेगेटिव टर्मिनल दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, लाइक टर्मिनल्स कनेक्टेड है, तो आपने माइनस करना है, नेट वोल्टेज हो जाएगी दोनों का डिफरेंस 10 माइनस 5, ये तो हो गया नेट वोल्टेज। ठीक है जी। अब ध्यान से सुनिए जरा, करंट हमको कितना गिवन है, 0.2। जाहिर है अगर यहाँ से 0 पॉइंट निकल रहा है करंट और यहाँ पे इस आर रजिस्टर में भी 0.2 एम्पियर जा रहा है, इसके अलावा और कोई करंट तो गिवन नहीं है हमको। तो ओवरऑल हम ये मान के चलेंगे कि भाई इस पूरे लूप के अंदर 0.2 एम्पियर का करंट ट्रेवल कर रहा है। नाउ दिस इज नेट वोल्टेज, मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसको नेट वोल्टेज। 0.2 एम्पियर करंट, दिस इज नेट करंट, आई नेट। V इज इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ के हिसाब से ऐसा होता है, किरचॉफ्स लॉ में भी ओम्स लॉ ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो V इज इक्वल टू आई आर हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। अब R का मतलब नेट रेजिस्टेंस, नेट रेजिस्टेंस कौन सा वाला, 5, 15 और R का नेट रेजिस्टेंस। अब आप ध्यान से देखो,
यहाँ पर एक चीज़ और सिंप्लीफाई करके मैं आपको बताता हूँ। जब आपने 10 वोल्ट के सेल में से 5 वोल्ट का सेल लेस कर दिया ना, तो अल्टीमेटली यहाँ से आप इसको हटा सकते हो, इसको एलिमिनेट कर दो और यहाँ पे 10 की बजाय लिख दो 5, सिंगल सेल 10 माइनस 5, ठीक है ना। अब आप ध्यान से देखो, ये पूरे सर्किट में ये 1, 2 और 3 तीनों से रेजिस्टर्स कैसे आ रहे हैं? सीरीज में। तो आपने क्या लिखा? 5 प्लस आर प्लस 15, 5 प्लस आर प्लस 15, दिस इज नेट रेजिस्टेंस, क्योंकि ऑल थ्री रेजिस्टर्स आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, 5 ओम, आर ओम एंड 15 ओम। नाउ इस तरीके से आप डायरेक्ट लिख सकते हो V इज इक्वल टू आई आर, मैंने सिर्फ ओम्स लॉ इस्तेमाल किया है। नाउ 10 माइनस 5 हो गया 5, 0.2 एम्पियर करंट है और R प्लस 20, डेसिमल हटाते हैं आप, डेसिमल हटाया, नीचे आ गया 10, नाउ 2 से कैंसिल करा 5, 5 से 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, कैंसिल नहीं होगा, तो ये मैं यहाँ लिख देता हूँ 25। नाउ अब ये R प्लस 20, इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ 25 इज इक्वल टू R प्लस 20, ये 20 प्लस हो रहा है, इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो R की वैल्यू बनेगी 25 माइनस 20 इज इक्वल टू 5 ओम। दिस इज द आंसर। होपफुली ये क्वेश्चन का सारा पैटर्न आपको समझ आया होगा, एक बार दोबारा से दोहराइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है हमसे। ये पूरा सर्किट डायग्राम हमको गिवन है, कई सारे सेल्स लगे हैं, 9 वोल्ट, 6 वोल्ट एंड 3 वोल्ट, कई सारे रेजिस्टर्स इसमें लगे हैं, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम और ये R ओम। हमको इस R का वैल्यू कैलकुलेट करना है, ठीक है ना, लेकिन उसके साथ एक कंडीशन गिवन है। कंडीशन ये है, नो करंट फ्लोज इन द ब्रांच BE। ये जो BE ब्रांच है, आप ये बीच वाला ब्रांच देख सकते हैं, इसमें कोई करंट पास नहीं हो रहा है। अब आपके मन में एक डाउट आ सकता है, भाई कोई करंट पास नहीं हो रहा है कैसे? ये सेल तो यहाँ पे लगा है, और जब सेल लगा है तो इसका मतलब कोई ना कोई करंट पास होना चाहिए। याद रखिए, अगर ये सिंगल सेल लगा होता तो ज़रूर करंट पास हो रहा होता, लेकिन जब कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स लगता है ना, तो कई बार ऐसा हो जाता है कि बाकी सेल्स इस वाले सेल को नलीफाई कर देते। अगर नलीफाई कर देते हैं तो इसका इंपैक्ट हो जाता है 0, अल्टीमेटली पूरी ब्रांच में से कोई करंट पास नहीं होता। दूसरे शब्दों में एक और भी कंडीशन समझ सकते हैं आप। अभी कोई भी वायर में ना, याद रखिए, कोई भी वायर में करंट तभी फ्लो करता है जब उसके एक टर्मिनल यानी कि एक एंड पॉइंट और दूसरे एंड पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हो। अगर ये पॉइंट है B, ये पॉइंट है E और दोनों का पोटेंशियल सेम है, यानी कि जितना पोटेंशियल B पॉइंट का है उतना ही पोटेंशियल E पॉइंट का है, तो याद रखिए दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 0। पोटेंशियल डिफरेंस 0 होने की वजह से करंट कभी ट्रेवल नहीं करेगा, इस बात को ध्यान रखें, ठीक है। कई बार इसमें ना शॉर्ट में ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन BE, यानी कि BE ऐसे लिखने का तरीका है इसको, VB माइनस VE, पोटेंशियल ऑफ B माइनस पोटेंशियल ऑफ E। करंट कोई पास नहीं हो रहा है, इसका मतलब ओवरऑल आंसर क्या होना चाहिए? 0, ठीक है। नाउ अब इसको R को कैसे कैलकुलेट करना है उसके बारे में हम थोड़ा सा विचार करते हैं। देखिए यहाँ पर हमको एक करंट दे रखा है I, वैल्यू तो इसका भी गिवन नहीं है, कैलकुलेट इसको भी कर लेंगे। यहाँ से करंट ये ऊपर गया, अब मान लेते हैं कि कुछ करंट नीचे आना था, जाहिर है इसको ऐसे एग्जांपल से भी आप समझ सकते हैं। एक पाइपलाइन बिछी हुई है, मान लीजिए यहाँ पे ना 10 लीटर पानी जा रहा है, 10 लीटर पानी जा रहा है तो कुछ पानी नीचे चला जाएगा, रिमेनिंग पानी आगे चला जाएगा, है ना। सिमिलर वे में करंट के साथ अप्लाई होता है, सिमिलर मेथड। कैसे? यहाँ पे मान लीजिए 10 एम्पियर का करंट जा रहा है, 3 एम्पियर का करंट नीचे चला गया तो बाकी 7 एम्पियर का आगे चला जाएगा। लेकिन हमको क्वेश्चन में क्या गिवन है कि बीच वाली ब्रांच में कोई भी करंट पास हो ही नहीं रहा, तो इसका मतलब अगर आई करंट यहाँ पहुंचा है घूम फिर करके, तो यही आई करंट आगे भी चला गया और यही आई करंट यहाँ पे आया, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको एक चीज और अजीब सी लगेगी कि ये सेल तो ठीक है कि पॉजिटिव से करंट जा रहा है नेगेटिव की तरफ, यहाँ तो रिवर्स ऑर्डर हो रहा है, होता है, बिल्कुल ऐसा हो जाता है कई बारी। क्यों? क्योंकि ये सेल वीक पड़ जाता है, और जो सेल वीक पड़ जाता है तो बड़ा वाला सेल उसे ओवरशैडो करते हुए अपना रोल प्ले करता है, ठीक है। हाँ, ये जरूर है कि 9 वोल्ट का इंपैक्ट 9 वोल्ट के बराबर नहीं रहेगा, कुछ कम हो जाएगा, लेकिन इसको नलीफाई कर देखो ना। अब हम आगे बढ़ते हैं, पहला वाला लूप हम कंसिडर करेंगे, इसमें किरचॉफ्स लॉ लगाएंगे एप्रोप्रिएट फॉर्म में। कैसा लूप का नाम क्या हो गया? ABEFA, ये वाला लूप आप देख सकते हैं। कितने सेल लगे हैं इस लूप में? एक लगा है 9 वोल्ट का सेल और एक लगा है 6 वोल्ट का सेल, और नेगेटिव से नेगेटिव कनेक्टेड है। फर्स्ट लूप को आप कंसिडर करिएगा, नेगेटिव से नेगेटिव कनेक्टेड है, और जब नेगेटिव से नेगेटिव कनेक्टेड होता है तो हम माइनस करते हैं, तो नेट वोल्टेज हो गया 9 माइनस 6, नंबर 1, ठीक है। अब नेट रेजिस्टेंस कितनी है इसमें, टोटल रेजिस्टेंस कितनी है? 2 ओम, 3 ओम और 4 ओम, तो मुझे लिखना चाहिए 2 ओम, 2 के साथ कितना करंट है? I,
3 ओम यहाँ पे लिखना चाहिए मुझे 3, उसके साथ कितना करंट है I, और तीसरा रेजिस्टर है 4, उसके साथ करंट है 0। क्वेश्चन में हमको गिवन है, ठीक है। नाउ अब आप दूसरा पॉइंट देखिए, 9 माइनस 6, आपने पॉजिटिव किसको लिया है, 9 को, तो जो 9 वोल्ट का जो सेल है उसके अलोंग यानी कि उसके ऑर्डर में या उसको फॉलो करते हुए हम करंट की दिशा निर्धारित करेंगे। इस सेल के हिसाब से इस फर्स्ट लूप के अंदर ऐसे करंट जाना चाहिए, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब हमको ये देखना है कि ये आई करंट इसको फॉलो कर रहा है, ये डायरेक्शन हो गया क्लॉकवाइज, और हम ध्यान से देखें तो ये आई ऐसे ऐसे देखिए ऐसे जा रहा है। जब ऐसे जा रहा है तो इसका मतलब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन को फॉलो कर रहा है, तो दैट मीन्स हमने इसको पॉजिटिव कंसिडर करना है। 9 माइनस 6 हो गया 3, ये हो गया 2i प्लस 3i 5i, और i की वैल्यू आ गई 3/5 एम्पियर। पहला वेरिएबल हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है। नाउ अब हम लेंगे सेकंड वाला लूप। सेकंड वाला लूप का नाम क्या हो गया, बी सी डी ई बी, बी सी डी ई बी, ये वाला लूप। इस लूप में कितने सेल लगे हैं, 6 वोल्ट और 3 वोल्ट, और बड़ा सेल कौन सा है, 6 वोल्ट, और छोटा सेल है 3 वोल्ट, और नेगेटिव से नेगेटिव कनेक्टेड है यहाँ पर भी। इसका मतलब अल्टीमेटली हम इसमें भी माइनस करने वाले हैं, 6 माइनस 3, 6 माइनस 3। नेट रेजिस्टेंस कितनी है, 4 ओम और 8 ओम। 4 ओम इसके साथ तो कोई करंट है ही नहीं, 0। 8 ओम इसके साथ कितना करंट है, यहां से ये जा रहा है आई, तो आर के साथ हो गया आई। दूसरी बात, 6 माइनस 3 हो गया 3, 4 इंटू 0 0, आर इंटू आई की वैल्यू हो गई 3/5, तो अल्टीमेटली हम लिख सकते हैं आर इंटू 3/5 इज इक्वल टू 3। 3 से 3 कैंसिल हो गया, आर की वैल्यू आ गई हमारी 5 ओम। सिंपल है ना। कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिए, और लूप के ऊपर, लूप का जो सबसे बेस पॉइंट होता है लूप रूल का बेसिकली, उससे पहले हमको जंक्शन रूल समझना चाहिए। जंक्शन रूल का मतलब होता है करंट डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। करंट डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपका ठीक है तो अल्टीमेटली आप ये मान के चलिए कि आपका लूप रूल भी सही से अप्लाई हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, ये हमारे पास सर्किट डायग्राम गिवन है, 2 सेल लगे हुए हैं इसमें, 1 वोल्ट का और 2 वोल्ट का, कई सारे रेजिस्टर्स लगे हैं, आर ओम, 2 ओम और आर 1 ओम। दूसरी बात, करंट डिस्ट्रीब्यूशन हमको प्रॉपरली तो गिवन नहीं है, लेकिन कुछ हद तक हमको करंट की वैल्यू गिवन है इस क्वेश्चन में। इस वाले सेल से 2 एम्पियर का करंट एमिट हो रहा है, और यहाँ से 1 एम्पियर दिखाया गया है इस तरीके से। जब 1 एम्पियर करंट नीचे की तरफ आएगा तो इस नेगेटिव टर्मिनल में 1 एम्पियर करंट एंटर कर रहा है। अगर नेगेटिव टर्मिनल में 1 एम्पियर एंटर कर रहा है तो 1 एम्पियर ही बाहर जाएगा। अब ये वाला जो बी जंक्शन पॉइंट है, इसको आप ध्यान दीजिएगा, बी पॉइंट जो जंक्शन पॉइंट है, यहाँ से 2 एम्पियर का जब करंट आया उसमें 1 एम्पियर इधर चला गया, तो रिमेनिंग 1 एम्पियर नीचे आना चाहिए, ठीक है ना। ये 2 एम्पियर करंट ऊपर की तरफ दिखा हुआ है, ये है 2 एम्पियर करंट। 2 एम्पियर करंट जब यहाँ पहुंचा तो इस ई जंक्शन पॉइंट पे 1 एम्पियर करंट नीचे आ गया, 1 एम्पियर करंट यहाँ पे पहुंचा, 1 एम्पियर करंट यहाँ से निकला, तो ये जो बी जंक्शन पॉइंट है, इस यहाँ से टोटल करंट कितना बाहर होगा, 2 एम्पियर। नाउ दिस इज नोन एज किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, जिसको आप जंक्शन रूल या करंट रूल भी बोलते हो। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट, कोई भी सर्किट डायग्राम किरचॉफ्स लॉ के ऊपर अगर आता है, उसका क्वेश्चन है, तो किरचॉफ्स लॉ का लूप रूल अप्लाई करने से पहले कोशिश करिए कि उसमें जंक्शन रूल अप्लाई करें, जिससे कि आप करंट डिस्ट्रीब्यूशन बना सकें। करंट डिस्ट्रीब्यूशन सही बन गया तो लूप रूल का यूज करना आपको बहुत आसान हो जाएगा। नाउ अब ये बी जंक्शन पॉइंट में हमने डिस्कशन कर लिया कि भाई 1 एम्पियर और 1 एम्पियर कैसे बना। ई जंक्शन पॉइंट में क्लियरली मेंशन्ड है कि यहाँ पर 2 एम्पियर करंट एंटर कर रहा है, तो 1 एम्पियर करंट यहाँ से बाहर चला गया, तो रिमेनिंग 1 एम्पियर नीचे आना चाहिए। हमको इस क्वेश्चन में आर और R1 की वैल्यू बतानी है। 2 रेजिस्टर्स हैं, अननोन रेजिस्टर्स। अब हम क्या करेंगे, पहले ये वाला लूप लेते हैं। लूप की नेमिंग आप कर सकते हो, अपने तरीके से भी कर सकते हो, तो सिंपल है ABCDEF। नाउ पहला लूप हो गया, इसका नाम है ABEFA, ये फर्स्ट लूप है ABEFA, ठीक है। नाउ इसमें सेल कितने लगे हैं, सिर्फ एक ही सेल लगा है, तो 1 वोल्ट का सेल, किरचॉफ्स का सेकंड लॉ हम लगा रहे हैं। 1 वोल्ट का ये सेल है, टोटल रेजिस्टर्स कितने हैं, R ओम, और दूसरा रेजिस्टर है 2 ओम, तो मैंने लिख दिया R के साथ कितना करंट जा रहा है, देखिए ये हो गया 1, यहाँ आ गया 1, प्लस ये 2 के साथ कितना करंट जा रहा है, वो भी 1। देखो जी, सबसे पहले अगर आपको लूप रूल सीखना है ना, तो उसमें एक बेसिक चीज कंसिडर कर लो कि कितने सेल लगे हैं, पहले तो उनका यूज करते हुए नेट वोल्टेज लिख लो यहाँ पर। उसके बाद कितने रेजिस्टर्स लगे हैं उनको लिख लो,
R लगा है और 2 लगा है, R और 2, उसके बाद R में कितना करंट जा रहा है, यानी कि R को उसके रिस्पेक्टिव करंट से मल्टीप्लाई करो। उसमें कितना करंट पास हुआ 1, तो हमने R को 1 से मल्टीप्लाई करा। 2 में कितना करंट पास हुआ 1, तो हमने 2 को भी 1 से मल्टीप्लाई करा। नंबर 2, फर्स्ट पॉइंट हो गया कि नेट वोल्टेज निकाला। नंबर 2 हो गया नेट रेजिस्टेंस, जो भी हम देख रहे हैं ओवरऑल जो संख्या है रेजिस्टर्स की वो लिखो, और तीसरा पॉइंट उनको उनके रिस्पेक्टिव करंट से मल्टीप्लाई कर दो। चौथा पॉइंट क्या होता है कि अब आप ये देखो कि क्या प्लस साइन आना है या माइनस साइन आना है, कैसे करेंगे। देखिए ये सेल क्या कहता है, इस सेल के हिसाब से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होना चाहिए इस लूप के अंदर। वो लूप भूल जाओ, थोड़ी देर के लिए हाइड कर दो। यहाँ पे पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट जाएगा, तो ओवरऑल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होना चाहिए करंट का। अब एंटी क्लॉकवाइज दिशा को या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को कौन सा करंट फॉलो कर रहा है उसको तो लेंगे पॉजिटिव, जो फॉलो नहीं कर रहा है उसको लेंगे नेगेटिव। यहां से आप देखो ये वाला डायरेक्शन ऐसे हो गया, ये करंट इसको फॉलो नहीं कर रहा, ये करंट नीचे जा रहा है, इसके हिसाब से ऐसे होना चाहिए। सेल कहता है एंटी क्लॉकवाइज चलो, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब ये करंट इसको फॉलो कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को, देखिए ऐसे करके। सेल भी कहता है ऐसे जाओ, और ये जो ऊपर वाला करंट है ये भी ऐसे जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है ना। जब सेम डायरेक्शन है तो ये वाला करंट हो गया पॉजिटिव और ये वाला करंट हो गया नेगेटिव, क्योंकि अपोजिट दिशा में जा रहा है। देखिए आप, ये नीचे को जा रहा है ऐसे करके, तो दिस इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सेल कहता है ऊपर की तरफ चलो, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो जो करंट सेल को फॉलो करेगा उसको पॉजिटिव लो, जो सेल को फॉलो नहीं करेगा उसको नेगेटिव ले लो। तो ये हो गया -2, तो 1 इज इक्वल टू R -2, R का वैल्यू -2 इधर आकर के प्लस हो जाएगा, तो R का वैल्यू बन गया 3 ओम। फर्स्ट रजिस्टर आपको मिल गया। सेकेंड लूप हम कंसिडर करने वाले हैं। सेकेंड लूप का नाम क्या है, BCDEB। BCDEB ये सेकेंड लूप हो गया हमारा। कितने सेल लगे हैं इसमें, 2 वोल्ट का सेल लगा है, ये हो गया 2 वोल्ट सेल। कितने रेजिस्टर्स हैं, 2 ओम और R ओम। सबसे पहले लिखो 2, उसके साथ एक ब्रैकेट छोड़ दो, प्लस R1 उसके साथ एक ब्रैकेट छोड़ दो, ठीक है। देखिए नाउ 2 के अंदर कितना करंट जा रहा है 1 एम्पियर, तो यहाँ लिख दो 1। R1 के अंदर कितना करंट जा रहा है, ये देखिए 2 ऊपर जा रहा है, तो R1 के अंदर 2 पास होगा, तो यहाँ हो गया 2, ठीक है जी। पहला स्टेप क्या था, वोल्टेज लिखा। दूसरा स्टेप क्या था, कितने रेजिस्टर्स थे, वो 2 और R1 वो लिखे। तीसरा स्टेप था उनको अपने रिस्पेक्टिव करंट से मल्टीप्लाई करा, तो 2 के अंदर 2 ओम के अंदर 1 एम्पियर का करंट और R1 के अंदर 2 एम्पियर का करंट। अब चौथा स्टेप क्या है कि डायरेक्शन हमें क्या कंसिडर करनी है। ये सेल कहता है कि इस लूप के अंदर ऐसे करंट जाना चाहिए, पॉजिटिव टू नेगेटिव। दिस इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है ना। नाउ अब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो इस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को कौन सा करंट फॉलो कर रहा है, ये देखिए ऐसे 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 होना चाहिए। अब ये जो 1 एम्पियर करंट है ये भी फॉलो कर रहा है, और ये जो 2 एम्पियर करंट है ये भी फॉलो कर रहा है। जब दोनों इस सेल को यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को फॉलो कर रहे हैं, तो दोनों करंट को पॉजिटिव ले लो, तो पॉजिटिव हो गया। 2 इज इक्वल टू 2 प्लस R1 इंटू 2 इधर जाकर के माइनस हो जाएगा, तो R1 इंटू 2 इसकी वैल्यू हो गई 0। R1 इज इक्वल टू 0.2, फाइनली 0 ओम, ठीक है। होपफुली ये थर्ड क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, थैंक यू।